गलती से मैंने अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त को प्रेग्नेंट गर्भवती कर दिया। सच कहूं तो आप इस सब का दोष सिर्फ मुझ पर नहीं डाल सकते। 3 दिन पहले ब्रेकअप के तुरंत बाद मैं अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में गया था। वहां एक शराब के नशे में धुत बेहद खूबसूरत लड़की मेरे पास आई और मुझसे फ्लर्ट करने लगी। हमने थोड़ी देर बात की, माहौल बहुत बढ़िया था। तो हम दोनों नशे की हालत में एक साथ कमरे में चले गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो वह पहले ही जा चुकी थी। मैं उसके बारे में सच में कुछ नहीं जानता था। जमीन से छत तक लगी खिड़कियों के पतले पर्दों से धूप छनकर आ रही थी। उसने मुझे पूरी तरह अंधा कर दिया था। मैं उठकर बैठ गया। तेज सिरदर्द से मेरा सिर फटा जा रहा था। सिर्फ बिखरी हुई चादरें ही इस बात का सबूत थी कि बीती रात कोई जंगली सपना नहीं थी जो मुझे ब्रेकअप के बाद आया हो। मेरा नाम लिंगचेन है। मैं 22 साल का हूँ और जंगचेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। बस 24 घंटे पहले मैं वही बेचारों जैसा इंसान था जिसे मेरी कॉलेज क्वीन गर्लफ्रेंड सुचेन ने सबके सामने नीचा दिखाया और ब्रेकअप कर लिया। वह लड़की जिसके पीछे मैंने पूरे 6 महीने सिर्फ हाँ सुनने के लिए चक्कर काटे थे। कॉलेज के मेन गेट के पास वाली बोबा टी की दुकान पर भारी भीड़ के सामने उसने मेरे खरीदे हुए बोबा को जमीन पर पटक दिया। उसने मुझे एक कंगाल बोला, कहा कि मैं उसे वैसी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। उसने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का अमीर बाप का बेटा वोंग हाव उसे आराम से नया आईफोन दिला सकता है, जबकि मेरी औकात उसे एक लिपस्टिक दिलाने की भी नहीं है। गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। जिन 3 महीनों में हम साथ थे मैं पाई पाई जोड़कर जीता था और अपनी पार्ट टाइम नौकरी का एक एक पैसा उस पर उड़ा देता था, सिर्फ अंत में कंगाल का ठप्पा पाने के लिए। मैं बस हंस दिया, उससे कहा कि पैसों के पीछे भागने के लिए गुड लक और वहां से चला गया। उस रात मेरे हॉस्टल के दोस्तों ने देखा कि मेरी हालत बहुत खराब है। वे मुझे रोजमेरी ले गए जो जंगचेंग का सबसे बड़ा और हॉट क्लब है। उन्होंने कहा कि वे मेरा दिल टूटने का गम भुलाने में मदद करेंगे। मेरा सच में कोई मूड नहीं था, लेकिन कुछ पैग विस्की अंदर जाते ही मेरा सिर घूमने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ सुचेन और उसकी यह बात घूम रही थी, तुम बस एक बेकार और कंगाल स्टूडेंट हो। मैं जितना इसके बारे में सोचता उतना ही मुझे गुस्सा आता। मैंने अपना ग्लास उठाया और मेन बार की तरफ बढ़ गया और ठीक उसी पल वो सीधे मेरी छाती से आकर टकराई। गार्डेनिया के फूलों की मीठी महक तुरंत मेरे चारों ओर फैल गई। मैंने अपनी बाहों में मौजूद औरत की तरफ नीचे देखा। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी और ऊपर से मैचिंग ब्लेजर डाल रखा था। उसके लंबे बाल हल्की लहरों में गिर रहे थे। कुछ बिखरी हुई लटें उसके लाल गालों पर चिपकी थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसका फिगर सच में कमाल का था, खासकर वे लंबी और बिल्कुल सीधी टांगे जो काली टाइट्स में लिपटी हुई थी। मैं सच में उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मेरी गलती है छोटे भाई, मुझे बहुत चढ़ गई है। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और थोड़ी भारी थी। सुचेन की उस दिखावटी तीखी और बच्चों जैसी आवाज जैसी बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज ने मेरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। मैंने जल्दी से उसे संभाल लिया। नशा मुझे भी चढ़ रहा था। मेरा दिमाग काम करने से पहले ही मेरी जुबान चल गई। कोई बात नहीं दीदी, अगर आप खड़ी नहीं हो पा रही हैं तो बस मुझ पर टेक लगा लीजिए, मैं संभाल लूंगा। वह थोड़ा सा हंसी और उसने मुझे पीछे नहीं ढकेला। उसने मेरा हाथ पकड़कर बार से मेरा ग्लास उठाया और मेरी बची हुई विस्की का एक घूंट लिया। उसने अपनी भौहें उठाई। दिल टूटा है और अकेले बैठकर पी रहे हो? मैं तो पहले से ही सब कुछ छोड़ छाड़ देने के मूड में था, जैसे अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूं। मैंने सुचेन के ब्रेकअप करने के बारे में सब कुछ उगल दिया। वह बस चुपचाप सुनती रही, बीच बीच में बस इतना कहती रही कि उस लड़की की पसंद एकदम बेकार थी। उसने कहा कि मेरे जैसे प्यारे लड़के के पीछे तो वह खुद भागती अगर वह कुछ साल छोटी होती। यह सुनकर मेरा दिन बन गया। मेरे में टूटे हुए घमंड को उसकी कुछ बातों ने तुरंत भर दिया। मैं उसे जितना देखता वह उतनी ही खूबसूरत लगती, समझदार, बेहद सुंदर, दयालु और लड़कों को समझने वाली। हम एक के बाद एक पैक पीते रहे, दुनिया भर की बातें करते रहे। मुझे बस इतना पता था कि उसका नाम लिली था। जितना हम पीते गए उतना ही मेरा सिर घूमता गया, लेकिन मेरा शरीर अंदर से जल रहा था। वह मेरी तरफ झुकी, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उससे मुझे गुदगुदी हुई और मेरी धड़कनें तेज हो गईं, पूरी तरह नशे में धुत। मैंने उसे क्लब से बाहर निकलने में मदद की। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, छोटे भाई, मेरे साथ आने की हिम्मत है। उस माहौल में मैं उसके पीछे कहीं भी चला जाता, चाहे स्वर्ग हो या नरक, मैं तैयार था।
मैंने एक कैब बुक की और सीधे पास के सबसे महंगे होटल की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते वे मेरी छाती पर सिर रखकर बिल्कुल चुप बैठी रही, बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रही। उसके बाद जो हुआ वे बस धुंधली यादें हैं। मुझे बस होटल के कमरे की हल्की पीली लाइटें याद हैं। मुझे उसकी डायर डियोर परफ्यूम से आती गार्डनिया की मीठी महक याद है। मुझे उसकी बेहद मुलायम स्किन याद है। मुझे याद है कि वो मेरे कान के पास झुककर बार बार मुझे छोटा भाई कह रही थी। उसकी आवाज में मिठास टपक रही थी और काली टाइट से झांकती उसकी लंबी टांगे। मैं पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। सू चेन कौन है, कैसा दिल टूटना, सब कुछ खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। उस पल मुझे बस इतना पता था कि मेरी बाहों में मौजूद औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज थी। लेकिन फिर जब मैं उठा तो वह जा चुकी थी। मैंने पूरे बिस्तर पर ढूंढा, साइड टेबल पर रखी पानी की एक बंद बोतल और एक पतले काले हेयर टाई बालों के रबर बैंड के अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे बीती रात वाली वह महिला बस मेरा एक नशीला वहम थी। मैंने उस हेयर टाई को अपनी नाक के पास लगाया और सूंघा। उसमें से अभी भी गार्डेनिया की हल्की महक आ रही थी। मैं अपनी भावनाएं भी बयां नहीं कर सकता था। थोड़ा खालीपन, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि और थोड़ी झुंझलाहट भी। मतलब वह एक रात का रिश्ता था, लेकिन किसी हसीन सपने जैसा लग रहा था। मैंने होटल में शावर लिया, कपड़े बदले, हेयर टाई को अपनी जेब में ठूसा और धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं सड़क पर आया मेरे हॉस्टल के दोस्त का फोन आ गया। वह फोन पर चिल्ला रहा था, चेन तुम साले कहाँ चले गए थे? तुमने कल रात फोन नहीं उठाया। सू चेन और वह अमीर बाप का बेटा हॉस्टल के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर सकें। मैंने बस एक ठंडी सांस ली। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अगर यह कल की बात होती तो शायद मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे बेइज्जती महसूस होती। लेकिन कल रात के बाद अब सू चेन को देखने पर वह बहुत ही साधारण लग रही थी। कल रात वाली लिली के सामने उसकी सीधी सादी बोरिंग पर्सनालिटी कुछ भी नहीं थी। वह तो लिली के जूतों के फीते बांधने के लायक भी नहीं थी। उन्हें मेरा इंतजार करने दो, जैसे मैं उनसे डरने वाला हूँ। मैंने एक कैब ली, ड्राइवर को कॉलेज का पता दिया और अपने दोस्त को बेपरवाही से जवाब दिया, बहुत बढ़िया, वैसे भी मुझे उससे कुछ बातें कहनी है। 20 मिनट बाद कैब हॉस्टल बिल्डिंग के सामने रुकी। दूर से ही मैं सू चेन को वांग हाव की बाहों में हाथ डाले देख सकता था। वे बिल्डिंग के सामने खड़े थे और उनके चारों तरफ तमाशा देखने वाले छात्रों की भीड़ लगी थी जो उंगलियां उठाकर फुसफुसा रहे थे। जैसे ही सू चेन ने मुझे देखा वह तुरंत अकड़ गई। उसने वांग हाव का हाथ छोड़ा और अपनी हील्स मटकाते हुए चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए मेरी तरफ बढ़ी। लिंग चेन, तो आखिरकार तुमने आने का फैसला कर ही लिया। मुझे लगा कि मेरे ब्रेकअप करने के बाद तुम किसी कोने में बैठकर रो रहे होगे। वांग हाव भी टहलता हुआ पास आया। उसने सू चेन की कमर में हाथ डाला और चेहरे पर पूरी नफरत लिए मुझे नीची नजर से देखा। सुन बे छोटे, सू चेन मेरे साथ खुश है। तेरी महीने की जेब खर्च एक मजाक है। तू उसे एक लिपस्टिक तक नहीं दिला सकता तो एक कंगाल होकर किसी टॉप लड़की को पटाने का नाटक करना बंद कर। पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी, मुझ पर उंगलियां उठाकर मजाक उड़ाने लगी। अगर ये पुराना मैं होता तो पक्का मेरा चेहरा लाल हो जाता और मैं उन पर चिल्लाने लगता। लेकिन अब मैंने बस आराम से अपना कान साफ किया, सू चेन की तरफ देखा और एक बेपरवाह मुस्कान दी। सू चेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी अमीर लड़के को पटाकर तुम अचानक महारानी बन गई हो? सू चेन का चेहरा तुरंत उतर गया। लिंग चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कुछ खास नहीं। मेरी नजरें वांग हाव की तरफ गईं, जिसने जाहिर तौर पर उसे महंगे ब्रांडेड कपड़े दिलाए थे। मेरी आवाज में साफ मजाक था। बस सोच रहा था कि तुम्हारी अच्छी भली जिंदगी थी, लेकिन तुम किसी लड़के का खिलौना बनना पसंद कर रही हो। काफी मुश्किल होता होगा। जरूर, वह आज तुम्हें बैग और कपड़े दिला रहा है, लेकिन कल वह तुम्हें किसी नए मॉडल के लिए छोड़ सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे तुम्हारी कोई परवाह है? वांग हाव तुरंत भड़क गया। वह मुट्ठियां भींचकर एक कदम आगे बढ़ा, जैसे अभी मुझे मार डालेगा। तू पिटना चाहता है क्या? मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, बल्कि मैं और पास आ गया। हमारे ठीक ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। आओ, यही मारो मुझे। कॉलेज के कैमरे सब कुछ हेडी में रिकॉर्ड करेंगे। तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं सीधे जमीन पर गिर जाऊंगा। अगर मैंने तुमसे कम से कम 80,000 से एक्स्ट्रा रुपए नहीं ऐंठे तो मेरा नाम बदल देना। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर है ना। देखते हैं कि कॉलेज अपने प्यारे अमीर बच्चे को बचाता है या मेरे जैसे आम स्टूडेंट को वॉन्ग हाफ की मुट्ठी हवा में ही जम गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मुझे मार नहीं सकता था, लेकिन पीछे हटना उसकी बेइज्जती थी। माहौल बहुत अजीब हो गया था। भीड़ की हंसी का रुख तुरंत बदल गया। अब वे सब वांग हाव पर उंगलियां उठाकर हंस रहे थे। उसकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसने अपने दांत पीसे और बड़बड़ाया, कंगाल कहीं का। लेकिन उसकी मुक्का मारने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस सुचेन की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वह सच में गुस्से से कांप रही थी। मैं बस मुस्कुराया। और हाँ, यह सोचकर खुश मत हो कि मैं दुखी हूं। तुमसे बिल्कुल सच कहूं तो जिस बड़ी उम्र की औरत से मैं कल रात मिला था, वह तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है, 100 गुना ज्यादा प्यारी है, और उसका फिगर तुम्हारे मुकाबले बहुत आगे है। उसके सामने तुम बिल्कुल एक कच्चे फल जैसी हो। मुझे शायद तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे छोड़ा, वरना मैं कभी इतने शानदार इंसान से नहीं मिल पाता। जैसे ही मैंने यह कहा, सुचेन का मुंह बन गया। वह चिल्लाई, लिंगचेन, तुम बेशरम हो। मैं बेशरम हो सकता हूं, लेकिन कम से कम मैं पैसों का भूखा तो नहीं हूं। मैंने हाथ हिलाया। उससे बात करने का मन बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं मुड़ा और हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे तमाशा देखने वाली भीड़ और बौखलाए हुए सू चेन और वांग हाफ को छोड़ दिया। हॉस्टल के कमरे में पहुंचते ही मेरे तीनों रूममेट्स ने मुझे घेर लिया। वे मेरी तारीफ करने लगे कि मैं अभी कितना धांसू लग रहा था। सही में यार, वे दोनों कचरे के डिब्बे एक शब्द भी वापस नहीं बोल पाए। हमारे कमरे के सबसे बड़े लड़के ने मेरी पीठ थपथपाई। बुरा नहीं है क्यों? चैन एक रात के लिए गायब हुआ और अचानक उसका लेवल ही बदल गया। तो क्या तुम सच में किसी हॉट बड़ी उम्र की औरत से मिले थे, या बस बाहर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे? मैं बस मुस्कुराया। अपनी जेब से वह काला हेयर टाई निकाला, उसे टेबल पर फेंका और अपनी भौहें उठाई। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं कभी फेंकता नहीं हूं। मेरे तीनों रूममेट्स तुरंत टेबल के चारों ओर जमा हो गए, उस हेयर टाई को घूरने लगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब एक साथ बोलने लगे, मुझ पर सवालों की बौछार करने लगे। सच में क्या हुआ था? वह कैसी दिखती है? उसकी उम्र कितनी है? वह क्या करती है? सवालों से मेरा सिर घूमने लगा। मैंने बस गोलमोल जवाब दिया। उनसे कहा कि हम एक क्लब में मिले थे। उन्हें कोई और डिटेल नहीं दी। ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था। मुझे सच में उसके अलावा कुछ नहीं पता था। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी जेब में उस हेयर टाई को महसूस करता और तुरंत उस रात की लिली के बारे में सोचने लगता। वह मेरी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह आई, मेरे दिमाग को उथल पुथल किया और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। अभी मैं इस पूरे वाकये को एक छोटी सी मुलाकात मानकर अपने दिल में दबाने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरी माँ का फोन आया। मेरी माँ का नाम जान लैन है। वह एकदम कड़क, सीधी बात करने वाली और तेज तर्रार औरत है। वह जंगचेंग में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती हैं। हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर मैं उनकी बात मानता हूँ, सिवाय कभी कभार की बहस के। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरी माँ की तेज आवाज स्पीकर से गूंजी, चेनशिन, क्या तुम इस वीकेंड घर आ रहे हो? तुम्हारी लीमन आंटी वापस शहर आ गई हैं। इस वीकेंड दोपहर के खाने के लिए घर आओ। मैं तुम लोगों की पसंद का भुना हुआ मीट बना रही हूँ। मैं एक सेकंड के लिए जम गया। लीमन आंटी, मेरी माँ की बहुत सारी सहेलियां हैं। बड़े होते हुए मैं कम से कम 8 आंटियों से तो मिला ही होऊंगा, अगर 100 से नहीं। लेकिन ये लीमन आंटी नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। मुझे लगता है कि वह मेरी माँ की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। सुना था कि वह सालों पहले बिजनेस के सिलसिले में दक्षिण चली गई थी, फिर विदेश शिफ्ट हो गई। मैंने उन्हें एक दशक से भी ज्यादा समय से नहीं देखा था। उनके बारे में मेरी यादें बहुत धुंधली थी। लीमन आंटी? कौन सी लीमन आंटी? मैंने बेपरवाही से पूछा। और कौन हो सकती है? कियाओ लीमन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। जब तुम छोटे से बच्चे थे तब उसने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था, तुम्हारे लिए दूध का पाउडर खरीदती थी। मेरी माँ दूसरी तरफ से भड़क गई। क्या तुम्हारी याददाश्त कुत्ता खा गया है? इस वीकेंड चुपचाप घर आ जाओ। तुम्हारी लीमन आंटी कह रही थी कि वह तुम्हारी सेटिंग करवाना चाहती है। सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तुम्हारे लिए कोई नई लड़की ढूंढने का यह बिल्कुल सही मौका है। जैसे ही मैंने सेटिंग शब्द सुना, मैंने मन ही मन आ भरी। मैंने बस बात टालने के लिए कह दिया, ठीक है मम्मी, समझ गया, मैं इस वीकेंड जरूर आऊंगा। फोन रखने के बाद मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरी माँ की दोस्त ही तो खाने पर आ रही हैं, है ना? रही बात सेटिंग की, तो मैं बस उनकी हाँ में हाँ मिला दूंगा और मौका देखकर बात टाल दूंगा। अभी मेरा दिमाग उस रात की लिली से भरा हुआ है। मेरे पास किसी और लड़की के लिए मानसिक एनर्जी कहाँ है?
वीकेंड जल्दी ही आ गया। मैं दोपहर तक सोता रहा, तैयार हुआ और घर जाने के लिए कैब ली। मेरा परिवार एक पुराने इलाके में रहता है जो कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं है। कैब से लगभग 20 मिनट का रास्ता है। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मुझे खुशबू आई। अंदर से पकते हुए मीट की महक आ रही थी, जिसके साथ गार्डेनिया के फूलों की एक जानी पहचानी हल्की महक मिली हुई थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं जहां था वहीं रुक गया। यह महक बहुत जानी पहचानी थी। यह बिल्कुल वैसी ही महक थी जो उस उरात होटल के कमरे में बसी हुई थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। यह बस गार्डेनिया परफ्यूम है। बहुत सी औरतें इसका इस्तेमाल करती हैं। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने अपना सिर हिलाया, चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। मम्मी, मैं घर आ गया हूं। अपने जूते बदलते हुए मैं चिल्लाया। मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा और सिर्फ एक नजर में मैं पूरी तरह पत्थर का बन गया। लिविंग रूम के सोफे पर एक औरत बैठी थी जिसने सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे एक बहुत ही खास और अट्रैक्टिव लुक आ रहा था। लिविंग रूम की खिड़की से धूप छनकर आ रही थी जो सीधे उस पर पड़ रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर एक हल्की सुनहरी चमक से नहाया हुआ लग रहा था। समझदार, खूबसूरत, आकर्षक। वह एक अलग ही अंदाज बिखेर रही थी और वह चेहरा, अगर वह राख भी बन जाए तब भी मैं उसे पहचान लूंगा। वह बार वाली लिली ही थी, यही औरत जिसके साथ मैंने एक हसीन रात बिताई थी। मेरे हाथ से चाबियां जमीन पर एक तेज कान फोड़ू आवाज के साथ गिर गईं। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरे कानों में घंटियां बज रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, मैं तो गया। मैं अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त के साथ सो गया। वही औरत जिसके बारे में मेरी माँ ने कहा था कि उसने मुझे बचपन में गोद में खिलाया था। क्या मेरा दूध का पाउडर? जिस औरत को मुझे आंटी कहना चाहिए था, वो वही इंसान निकली जिसके साथ मैंने रात बिताई थी। बस कुछ रात पहले ही वो मुझे अपनी बाहों में भरकर छोटा भाई कह रही थी। उसने आवाज सुनी और मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। जैसे ही हमारी आंखें मिली, मैंने साफ देखा कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास बुरी तरह काम गया। पानी लगभग बाहर गिर ही गया था। उसके चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई दी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन यह बस एक सेकंड के लिए था। उसने जल्दी से अपना रिएक्शन छुपाया और उसके चेहरे पर एक फॉर्मल मुस्कान वापस आ गई। लेकिन वह मुस्कान बहुत ही अजीब और खिंची हुई लग रही थी, यहाँ तक कि उसके कानों के किनारे चुपचाप लाल हो गए थे। चेन चेन, तुम आ गए। मेरी माँ किचन से बाहर निकली, हाथ में कढ़ाई चलाने वाला चम्मच पकड़े हुए, हंसते हुए मुझे डांटने लगी। तुम वहां बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? बस खड़े मत रहो, अंदर आओ। यह तुम्हारी क्याओ लीमन आंटी है। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना। आंटी को नमस्ते कहो। मैं पूरी तरह सुन्न खड़ा रहा। मेरे पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी जुबान में जैसे गांठ पड़ गई थी। मैंने काफी देर तक खुद से लड़ाई की। आखिरकार मैं अपने गले से 2 शब्द बाहर निकाल पाया, नमस्ते आंटी। आंटी शब्द कहते हुए मेरे अपने ही दांत टूटने की नौबत आ गई थी। गोद में खिलाया था, दूध का पाउडर खरीदा था, मेरी आंटी की ऐसी की तैसी। अभी कुछ रातों पहले ही तुम मुझे पकड़कर छोटा भाई बुला रही थी। क्याओ लीमन ने सीधे मेरी तरफ देखा। उसके होठों के कोने फड़फड़ाए। उसने बहुत ही मुश्किल से एक खिंची हुई मुस्कान दी। उसकी आवाज बहुत ही अप्राकृतिक लग रही थी। चेन चेन, तुम कितने बड़े हो गए हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम बस इतने से थे, एकदम छोटे से बच्चे। मेरा दिमाग अंदर ही अंदर फटा जा रहा था। आंटी, मैं अब आपसे काफी लंबा हो चुका हूँ। मेरी माँ किचन से बाहर आई, अपने हाथ पोंछे और मुझे हल्का सा थप्पड़ मारा। नालायक कहीं का, इधर आओ और बैठो, अपनी आंटी से बात करो। खाना बस बनने ही वाला है। मैंने खुद को संभाला, सोफे की तरफ बढ़ा और क्याओ लीमन के ठीक सामने वाली सिंगल कुर्सी पर बैठ गया। मुझे पूरे समय समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां देखूं। मेरी नजरें बार बार उसी पर जा रही थी। उसने अपने पैर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। उसकी ड्रेस के नीचे से दिखती पतली सी टांग इतनी गोरी और सुंदर थी। यह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उस रात महसूस हुई थी। ग्लास पकड़े हुए उसकी उंगलियां लंबी और खूबसूरत थी। उसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी। ये वही हाथ थे जिन्होंने उस रात मेरी पीठ को पकड़ा था और खरोंचे छोड़ी थी। मैं जितना इसके बारे में सोचता, मेरा दिमाग उतना ही भटकता। लेकिन मैं बुरी तरह डरा हुआ भी था। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग रही थी। मेरी माँ हमारे पास बैठी बस बातें किए जा रही थी। लीमन, तुम्हें पता नहीं है, इस बच्चे का हाल ही में कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। वह हर दिन बहुत उदास रहता है।
मैं चिंता के मारे परेशान हूँ। तुम इतने सारे लोगों को जानती हो, क्या तुम आसपास किसी अच्छी लड़की को जानती हो? हमारे चेनशिन की किसी के साथ सेटिंग करवा दो ना। कियाओ लीमन ने अपना ग्लास पकड़ा और पानी का एक घूंट लिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारती तड़प और थोड़ी सी झिझक थी। उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए। वह आखिरकार बोली, जाहिर है चेनशिन को किस तरह की लड़की पसंद है। क्यों आंटी को बताओ, आंटी तुम्हारे लिए ध्यान रखेगी। जो पानी मैंने अभी अभी पिया था उससे मेरा दम घुटते घुटते बचा। मैं सच में पानी बाहर थूकने ही वाला था। आंटी, आप इस वक्त अनजान बनने का नाटक कर रही हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है। मैंने अपना गला साफ किया, अपने अंदर के डर को दबाने की कोशिश की। मेरा दिमाग बंद हो गया और मेरी पुरानी बेपरवाह आदत पूरी तरह बाहर आ गई। मैंने सीधे उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है, मुझे बस आपके जैसी ही कोई लड़की पसंद है। क्या हो आंटी, समझदार, बेहद सुंदर, दयालु, क्लासी और जो लड़के का ख्याल रखना अच्छे से जानती हो। जैसे ही मैंने यह कहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। क्याओ लीमन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। लाली उसके गालों से होती हुई उसके कानों तक फैल गई। उसके हाथ से ग्लास छुट्टे छुट्टे बचा। मेरी माँ एक सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर हंस पड़ी और उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। मुझे डांटते हुए बोली, नालायक कहीं का, तमीज नाम की चीज नहीं है। अपनी आंटी से ऐसा मजाक क्यों कर रहा है? क्या तेरी आंटी ऐसी है जिससे तू फ्लर्ट करे? अभी अपना मुंह बंद कर। मैंने तुरंत हंसते हुए बात संभाल ली। मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कियाओ आंटी, आप दिल पर मत लीजिए। मुझे बस लगता है कि आप सबसे एलिगेंट महिला हैं जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। कियाओ लीमन ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने मुझे एक घूर कर देखा। वह साफ तौर पर एक चेतावनी वाली नजर थी, लेकिन उसमें थोड़ी घबराहट भी थी और सच कहूं तो थोड़ा मजा भी। उसने गिलास नीचे रखा और मेरी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, यह तो बस मजाक कर रहा है। चेनशिन काफी मीठा बोल लेता है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मीठा बोलने वाला आंटी, उस रात तो आप यह नहीं कह रही थी। जब आपने उस रात मुझे मीठा बोलने वाला कहा था, तब आपकी बात में ज्यादा सच्चाई थी। मेरी माँ ने काफी जल्दी खाना बना लिया। भुना हुआ मीट, खट्टे मीठे रिब्स, उबली हुई मछली। पूरी टेबल भर गई। मेरी माँ कियाओ लीमन को खाने की टेबल पर खींच लाई। वह उसकी प्लेट में खाना डालती रही और इतने सालों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बिना रुके बातें करती रही। तब मुझे पता चला कि कियाओ लीमन अभी अभी देश वापस नहीं आई है। वह 6 महीने पहले ही जमचेंग वापस आ गई थी। उसने एक मीडिया कंपनी शुरू की थी और वह बहुत बढ़िया चल रही है। वह अब खुद के दम पर बनी एक बड़ी फीमेल बॉस है जिसके पास बहुत पैसा है। वह पिछले 100 महीनों से अपनी कंपनी में इतनी व्यस्त थी कि उसे मेरी माँ से मिलने का समय ही नहीं मिला। मुझे और भी ज्यादा झटका लगा तो मैंने न सिर्फ अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त के साथ रात बिताई थी, बल्कि मैंने एक बहुत बड़ी करोड़पति सीईओ के साथ रात बिताई थी। खाने की टेबल पर मेरी माँ लगातार ड्रिंक्स दे रही थी। उसने कियाओ लीमन के लिए रेड वाइन उड़ेल दी और मेरे लिए भी एक ग्लास भरा। कियाओ लीमन अपना ग्लास पकड़कर छोटे छोटे घूंट ले रही थी। उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थी, जो हर तरह के मिले जुले एहसासों से भरी थी। यह जानते हुए कि मेरी माँ वहीं मौजूद है, मुझे एक अजीब सी हिम्मत मिल गई। मैंने इशारे इशारे में बात छेड़ना शुरू कर दिया। मैंने अपना ग्लास उठाया और कियाओ लीमन की तरफ बढ़ाया। कियाओ आंटी, मैं आपके नाम का जाम उठाता हूँ। जंगचेंग में आपका वापस स्वागत है। कियाओ लीमन ने मेरे ग्लास से अपना ग्लास टकराया, एक घूंट लिया और मुस्कुराई। शुक्रिया चैन चैन। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा। बिल्कुल नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए मैंने पूछा, कियाओ आंटी, आप इतना काम करती हैं, क्या आप कभी मूड ठीक करने के लिए क्लब जाती हैं? कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ रोजमेरी गया था और कसम से मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल आपके जैसी दिखती थी। मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। जैसे ही मैंने यह कहा, कियाओ लीमन का हाथ जिसने कांटा पकड़ा हुआ था बुरी तरह काम किया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने मुझे एक खतरनाक घूर कर देखा। उसकी आंखें चीख चीख कर मुझसे रुकने को कह रही थी। मेरी माँ, जो इस खिंचाव से बिल्कुल अनजान थी, ने जैसे ही सुना कि मैं क्लब गया था, वह तुरंत भड़क गई। उसने अपना कांटा टेबल पर पटका और मुझ पर चिल्लाई, लिंग चेन, तू फिर से वैसी जगह पर गया था। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, क्लब बेकार जगह होते हैं। तेरे जैसे स्टूडेंट का वहां कोई काम नहीं है। क्या ब्रेकअप होने की वजह से तूने खुद को पूरी तरह बर्बाद करने का सोच लिया है? मैंने जल्दी से चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान लाई। मम्मी,
सॉरी, मैं बस अपने दोस्तों के साथ एक बार गया था, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं तो बस इतना कह रहा था कि मुझे लगा मैंने उन्हें देखा। उनकी पीछे से शक्ल कियाओ आंटी जैसी लग रही थी, लगता है वह कोई और थी। कियाओ लीमन ने आखिरकार अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। उसने बात संभालने के लिए बीच में कहा, लैन दीदी, कोई बात नहीं, यह अब बड़ा हो गया है। दोस्तों के साथ थोड़ा मूड ठीक करने जाना बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे भी मैं कभी कभार ही क्लब जाती हूँ, सिर्फ क्लाइंट से मिलने के लिए। चेन चेन ने पक्का किसी और को देखा होगा। यह कहने के बाद उसने मुझे फिर से एक नजर देखा, एक ऐसी नजर जो कह रही थी कि वह मुझे जिंदा गाड़ देना चाहती है। मैं मन ही मन हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, अपना सिर झुकाए चावल खाता रहा, लेकिन मैं अपने होठों के कोनों को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। ओ, यह खाना बहुत ही ज्यादा तनाव वाला था, लेकिन साथ ही बहुत रोमांचक भी था। पूरे समय हम चूहे बिल्ली का यह खेल खेल रहे थे। मैं बीच बीच में कोई धुंधली सी बात कह देता, सिर्फ क्याओ लीमन को घबराते और गुस्सा होते देखने के लिए। लेकिन वह मुझे सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। मुझे यह बहुत मजाकिया लग रहा था और क्याओ लीमन पूरा समय नॉर्मल बनने की कोशिश करती रही, मेरी माँ से बातें करती रही और मुझे गुस्से से घूरती रही। खाने के अंत तक उसने मुश्किल से कुछ खाया था, लेकिन उसने शराब जरूर काफी पी ली थी। उसके गाल लगातार लाल थे। यह मुझे एक अजीब सा एहसास करा रहा था। हमने आखिरकार खाना खत्म किया। मेरी माँ टेबल साफ करने लगी। क्याओ लीमन यह कहकर खड़ी हो गई कि वह अब निकल रही है। मेरी माँ ने तुरंत उसे रोका और कहा, तुमने शराब पी रखी है, तुम गाड़ी नहीं चला सकती। बिल्कुल सही मौका है। चेन चेन को अभी अभी अपना लाइसेंस मिला है, वह तुम्हें घर छोड़ देगा। चेन चेन, अपनी आंटी को घर छोड़ाओ, ध्यान रखना कि वह सुरक्षित पहुंच जाए। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। मैंने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल काम हो जाएगा मम्मी। कियाओ लीमन ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी माँ ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया और उसे दरवाजे की तरफ ढकेल दिया। बात पक्की हो गई। मुझे तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं लग रहा। चेन चेन को तुम्हें छोड़ने दो, वह तुमसे कुछ सीखेगा भी। तुम इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सीईओ हो, उससे भी दुनिया देखने की जरूरत है। कियाओ लीमन फंस चुकी थी, उसे मानना ही पड़ा। मैंने चाबियां उठाई और उसके पीछे बेसमेंट पार्किंग की तरफ चल दिया। नीचे जाते समय हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सन्नाटा सच में थोड़ा अजीब था। खाली पार्किंग में सिर्फ हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम एक सफेद पोर्श कार के पास पहुंचे। कियाओ लीमन रुकी। उसने चाबी का बटन दबाया और कार के दरवाजे अनलॉक हो गए। वह मुड़ी और मेरी तरफ देखा। उसकी फॉर्मल मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह गुस्से से भरा लाल चेहरा आ गया था। उसने अपनी आवाज धीमी रखी। दांत पीसते हुए वह बोली, लिंग चेन, तुम खाने पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया, उसे इस तरह चिड़े हुए देखते हुए। मुझे वह बेहद प्यारी लग रही थी। मैंने एक बेपरवाह मुस्कान दी। कुछ खास नहीं। क्या आंटी, मैं तो बस पूछ रहा था। है, क्या आप उस रात सही से सो पाई थी? चुप रहो। क्याओ लीमन पूरी तरह अपना आपा खो बैठी। उसने मेरा मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बहुत मुलायम और चिकना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे उस रात से याद था। उसकी कलाई पकड़कर मैं उसकी तेज चलती नब्ज को साफ महसूस कर सकता था। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके और पास आ गया, जब तक कि मैं लगभग उससे चिपक नहीं गया। पार्किंग की लाइटें बहुत धीमी थी। सिर्फ इमरजेंसी लाइटों की हल्की सी चमक उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। उसकी पलकें बहुत लंबी थीं, जो हल्की सी कांप रही थीं। उसके गाल लाल थे, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। क्या हो आंटी, आप किस चीज से छुप रही हैं? मैंने उसकी तरफ नीचे देखा, अपनी आवाज धीमी करते हुए उसे छेड़ा। आप उस रात ऐसी नहीं थी। आप मुझसे चिपकी हुई थी, मुझे छोटा भाई बुला रही थी। आप कितनी प्यारी लग रही थी। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैं कोई भूत हूं? क्या ओलीमन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी पकड़ नहीं तोड़ पाई। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। दांत पीसते हुए उसने कहा, लिंग चेन, मुझे छोड़ो, तुम हद पार कर रहे हो। वह रात एक हादसा थी, हम दोनों नशे में थे। क्या हम बस ऐसा नाटक कर सकते हैं जैसे वह कभी हुआ ही नहीं? नहीं, मैंने बिना सोचे उसे मना कर दिया। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए मैंने गंभीरता से कहा, मेरे लिए वह कोई हादसा नहीं था। क्या ओलीमन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हैं या कोई ऐसी जिन्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। उस रात जो हुआ, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कियाओ लीमन जम गई। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई।
जैसे उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी और ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खोला। उसकी तरफ देखकर अपनी भौहें उठाई। अंदर बैठिए। कियाओ आंटी, मेरी माँ ने मुझे आपको सुरक्षित घर छोड़ने को कहा है। हम उन्हें चिंता में नहीं डाल सकते हैं ना। आप जो भी कहना चाहती हैं, हम रास्ते में बात कर सकते हैं। कियाओ लीमन काफी देर तक वहां खड़ी मुझे घूरती रही। आखिरकार उसने अपने होंठ काटे, घूम कर आई और बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने कार स्टार्ट की, पार्किंग से बाहर निकाला और नदी के किनारे वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। मुझे पता था कि जंगचेंग के सबसे महंगे लग्जरी अपार्टमेंट वहीं पर हैं। कियाओ लीमन जैसी अमीर बॉस पक्का वहीं रहती होगी। कार में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ एसी के चलने की आवाज आ रही थी। कियाओ लीमन पीछे टैग लगाकर खिड़की से बाहर घूर रही थी। उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था, लेकिन मैं बता सकता था कि उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। लंबे सफर के बाद आखिरकार उसने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। लिंगचेन, उस रात के बारे में मुझे उम्मीद है कि तुम कभी किसी से इसका जिक्र नहीं करोगे, खासकर अपनी माँ से। वे मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उसे पता चला तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे, मुझे पता है। मैंने सिर हिलाया, मेरी नजरें सड़क पर थी। मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगा जब तक कि आप खुद उन्हें ना बताना चाहें। कियाओ लीमन ने राहत की सांस ली, फिर आगे कहा, चलो बस इसे एक हादसा मान लेते हैं। वह अब बीती बात है। अब से चलो बस एक नॉर्मल बड़े और छोटे की तरह बर्ताव करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और हंस दिया। कियाओ आंटी, क्या आपको सच में लगता है कि यह मुमकिन है? हमने सच में वह हद पार की है। मैं आपको एक नॉर्मल आंटी की तरह कैसे देख सकता हूँ? जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे उस रात का ख्याल आता है। मुझे याद आता है कि आपने मुझे कैसे पकड़ा था। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। लिंगचेन। कियाओ लीमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे मारा। तुम गाड़ी चला रहे हो, बकवास करना बंद करो। मैं हंसते हुए उससे बच गया। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। कियाओ लीमन, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उस रात क्लब में आप इतनी नशे में क्यों थी और आप अकेले आकर मुझसे फ्लर्ट क्यों कर रही थी? आपके जैसी हैसियत वाली औरत यूं ही किसी अनजान आदमी से तो नहीं चिपकेगी, है ना? जैसे ही मैंने यह कहा, कियाओ लीमन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आंखों में अकेलेपन की एक झलक और थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिया। उसने अपना सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया। उसकी आवाज दबी हुई आई, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा लेना देना कैसे नहीं है? मैंने कहा ना कि हम एक साथ सो चुके हैं। आपकी बात मेरी बात है। जो औरत मेरे बिस्तर में आई और खुद मेरे पास आई, उसके बारे में मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। कियाओ लीमन काफी देर तक चुप रही। आखिरकार उसने एक सांस ली और मुझे सच बता दिया। उसका एक पूर्व पति है जिसका नाम जाओ फेंग है। उनकी 8 साल शादी चली आखिरकार, क्योंकि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे और क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, उनका तलाक हो गया। जब वे अलग हुए तो कियाओ लीमन ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए। उसने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा किया था, लेकिन जाओ फेंग को पैसे मिलने के बाद वे पूरी तरह बर्बाद हो गया। बस हर दिन जुआ खेलता रहा। उसने 2 साल से भी कम समय में वे 1 करोड़ रुपए उड़ा दिए और कसीनो में लाखों का कर्ज चढ़ा लिया। जब कियाओ लीमन जंगचेंग वापस आई तो जाओ फेंग को पता चल गया और उसने उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। उससे फिर से शादी करने की भीख मांगने लगा। सीधे शब्दों में कहें तो बस उससे और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। उस रात जाओ फेंग ने उसे रोजमेरी बार में मिलने के लिए बुलाया, कहा कि वह बातें सुलझाना चाहता है। जब वह वहां पहुंची तो जाओ फेंग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। एक घूंट लेने के बाद ही उसे चक्कर आने लगा और सब धुंधला दिखने लगा। उसका शरीर जलने लगा और उसका होश खोने लगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जाओ फेंग का ध्यान भटकने का इंतजार किया और भाग निकली। वह पूरी तरह बेहोशी की हालत में इधर उधर भटक रही थी जब तक कि वह सीधे मेरी छाती से आकर नहीं टकराई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह होना ही था। यह सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने स्टीयरिंग व्हील को लगभग भींच ही दिया। अपने दांत पीसते हुए मैंने गाली दी, उस कमीने ने सच में तुम्हें नशीली दवा दी थी? क्या वह मर्द भी है? कियाओ लीमन ने देखा कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई, फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। अब सब खत्म हो चुका है, वैसे भी कुछ बुरा नहीं हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है कि कुछ नहीं हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा।
पूरी तरह गंभीर होकर, अगर तुम उस रात मुझसे न टकराती और वे जाओ फेंग तुम्हें ले जाता तो अंजाम के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। क्याओ लीमन, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्याओ लीमन रुक गई। वह एक पल के लिए बिना कुछ बोले मुझे घूरती रही। उसके आसपास के लोग जो इस बारे में जानते थे, या तो उन्होंने उससे तमाशे से बचने के लिए चुप रहने को कहा था, या फिर वे बस उसके पैसों के पीछे थे, इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने भी मेरी तरह रिएक्ट नहीं किया था, जिसका पहला रिएक्शन सिर्फ गुस्सा था, जो उसके लिए खड़ा होना चाहता था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें नरम पड़ गईं, उसकी आवाज धीमी हो गई। कोई बात नहीं, तुम बस एक स्टूडेंट हो, इसमें मत पड़ो। जाओ फेंग बहुत गिरा हुआ इंसान है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। पंगा नहीं ले सकता। मैं जोर से हंस पड़ा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह बस जुए के कर्ज में डूबा हुआ एक बेकार इंसान है। तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? क्याओ आंटी, शांत रहिए, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि वह फिर कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्याओ लीमन बस मुझे देखती रही। उसकी आंखें तरह तरह के एहसासों से भरी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। कार जल्दी ही नदी के पास रिवरव्यू नंबर 1 पर पहुंच गई, जो जंगचेंग की सबसे महंगी लग्जरी सोसाइटी है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से भी ज्यादा। यहाँ एक अकेला अपार्टमेंट आसानी से करोड़ों का आता है। मैंने बेसमेंट पार्किंग में कार पार्क की, इंजन बंद किया और क्याओ लीमन की तरफ मुड़ा। हम पहुंच गए, मैंने कहा। क्याओ लीमन ने सिर हिलाया, अपनी सीट बेल्ट खोली और झिझकते हुए मेरी तरफ देखा। आखिरकार उसने कहा, लिंग चेन, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, और उस रात के लिए भी शुक्रिया। मैं एक सेकंड के लिए रुका और हंस दिया। किस बात के लिए शुक्रिया? आपका फायदा उठाने के लिए। क्याओ लीमन का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे मारा और डांटा। सीरियस रहो, मेरा मतलब है। शुक्रिया, क्योंकि उस रात तुम्हारे बिना मुझे सच में नहीं पता कि क्या हो जाता। उसकी आंखों को लाल और नम होते देखकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके सिर को थपथ पाया। शुक्रिया मत कहो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम है। क्याओ लीमन का पूरा शरीर तुरंत सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थी। उसकी आंखें एक अनकहे गहरे प्यार से भर गई। हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारी सांसें पूरी तरह आपस में मिल रही थी। कार का माहौल तुरंत बहुत रोमांटिक हो गया। मैंने उसके भरे हुए मुलायम होठों की तरफ देखा। मैं खुद को धीरे से आगे झुकने से नहीं रोक पाया, और जैसे ही मेरे होंठ उसके होठों को छूने ही वाले थे, उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया और मुझे पीछे ढकेल दिया। उसकी आवाज घबराई हुई लग रही थी। नहीं रिंग चेन, हम यह नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। मैंने देखा कि वह कितनी घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन क्याओ लीमन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह एक सच है और यह बदलने वाला नहीं है। क्याओ लीमन मुझे घूरती रही, पूरी तरह बेजुबान। आखिरकार उसने कार का दरवाजा खोला और लगभग कार से भाग निकली। वह सीधे लिफ्ट की तरफ भागी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं कार में बैठा रहा, लिफ्ट के नंबरों को एक एक करके ऊपर जाते देखता रहा। मैं खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। मजाक है, यह तो बहुत मजाकिया है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पुराने वाले जैसा नहीं रहा, जो बस बिना दिमाग चलाए क्लास जाता था और जिंदगी गुजार रहा था। अब मेरे पास सच में एक लक्ष्य था। मैंने क्याओ लीमन की कंपनी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, यह बहाना बनाकर कि मैं अपनी माँ की तरफ से उसका हाल चाल लेने आया हूँ, यह कहकर कि मुझे चिंता थी कि जाओ फेंग उसे परेशान न करे। क्याओ लीमन की कंपनी जंगचेंग के सबसे व्यस्त बिजनेस इलाके में है। वह पूरी मंजिल की मालिक है। माहौल बहुत ही शानदार और इम्प्रेसिव है। जब मैं पहली बार गया तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोका और पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं क्याओ लीमन से मिलने आया हूँ। इसे बताया कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। रिसेप्शनिस्ट बहुत कंफ्यूज लग रही थी। उसने जल्दी से क्याओ लीमन की सेक्रेटरी को फोन किया। 2 मिनट से भी कम समय में सेक्रेटरी नीचे भागी भागी आई और मुझे ऊपर ले गई। पूरे रास्ते बहुत ही हैरानी से मुझे घूरती रही। जब मैं क्याओ लीमन के ऑफिस में गया तो वह एक वीडियो कॉल के बीच में थी। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो वह पूरी तरह जम गई। उसके हाथ से पेन लगभग छूट ही गया था। उसने कंप्यूटर से कहा, चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं,
फिर उसने अपना माइक म्यूट किया और दांत पीसते हुए मेरी तरफ देखा। लिंग चेन, तुम यहाँ भागकर क्यों आए? मैं मुस्कुराया और सीधे उसकी मेज के पास गया, थर्मस नीचे रखा और कहा, मेरी माँ ने मुझे आपके लिए सूप लाने को कहा था जो उन्होंने बनाया है। कहा कि आप आजकल बहुत काम कर रही हैं, सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा मैं यह देखने आया था कि कहीं जाओ फेंग आपको फिर से परेशान तो नहीं कर रहा। कियाओ लीमन ने मेरी तरफ देखा, गुस्से और हार मानने के बीच झूलती हुई उसने कहा, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, बाहर जाकर इंतजार करो। मैंने सिर हिलाया और कोई नखरा नहीं दिखाया। मैं बस जाकर उनके ऑफिस के सोफे पर बैठ गया और शांति से उनके कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगा। उनकी मीटिंग आधे घंटे से ज्यादा खिंच गई। मीटिंग खत्म होने के बाद उनके कर्मचारी फाइल्स जमा करने अंदर आए। मुझे सोफे पर आराम करते देखकर वे सभी छुप छुप कर मुझे ताकने लगे और दरवाजे से बाहर निकलते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। मुझे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे अच्छी तरह पता था कि वे किस बात की गपशप कर रहे थे। यह जवान लड़का कौन है और अपनी बेहद खूबसूरत बॉस के साथ इसका क्या रिश्ता है। जब सब चले गए तो कियाओ लीमन आखिरकार कमर पर हाथ रखकर मुझे घूरते हुए मेरी तरफ आई। वह झल्ला कर बोली, लिंग चेन, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रोज रोज मेरी कंपनी भाग कर आ जाते हो। ऑफिस के लोग बातें बनाने लगे हैं। मैंने थर्मस खोला, ढक्कन में थोड़ा सूप उड़ेला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, मैं तो सिर्फ आपके लिए सूप लेकर आया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। जल्दी से पी लीजिए, मम्मी ने खुद बनाया है, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। कियाओ लीमन ने मेरे हाथ के सूप को देखा, काफी देर तक झिझकी, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे ले लिया और छोटे छोटे घूंट लेने लगी। सूप पीते समय वह बहुत ही मासूम लग रही थी। उनकी लंबी पलकें नीचे झुकी हुई थी जो उनकी आंखों के एहसासों को छुपा रही थी। मैं उनके सामने बैठा बस उन्हें देखता रहा और जितना देखता मुझे उतना ही लगता कि यह औरत बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। उस दिन के बाद मैं लगातार उनकी कंपनी जाने लगा। कभी मेरी माँ का बनाया खाना ले जाता, कभी ताजे फल तो कभी फूल। हमेशा यही बहाना बनाता कि मम्मी ने ख्याल रखने को कहा है, लेकिन सच तो यह था कि मैं बस हर दिन उन्हें देखना चाहता था। कियाओ लीमन की कंपनी के लगभग सभी लोगों ने यह मान लिया था कि मैं उनका छोटा बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी मुझे इज्जत से देखने लगी थी। जब भी वो मुझे देखती मुस्कुराकर कहती, हेलो मिस्टर लिंग। शुरुआत में कियाओ लीमन मुझे भगाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे ऐसा नहीं कर सकती तो उन्होंने हार मान ली और मुझे रहने दिया। बस जब भी मैं उनसे कोई मजाक करता तो अपने कर्मचारियों के सामने उनका चेहरा लाल हो जाता और वह मुझे घूर कर देखती, लेकिन वह कभी सच में गुस्सा नहीं हुई। मुझे लगा कि हमारे दिन ऐसे ही शांति से बीतते रहेंगे। मैं धीरे धीरे उन्हें पटाता रहूंगा, यह जानते हुए कि एक ना एक दिन वह मुझे अपना लेंगी। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उस दिन मैं क्लास में बैठा था जब अचानक मुझे कियाओ लीमन का फोन आया। फोन पर उनकी आवाज बहुत घबराई हुई थी, यहाँ तक कि लग रहा था जैसे वह रो रही हो। उन्होंने कहा, लिंग चेन, क्या तुम अभी यहाँ आ सकते हो? उनकी आवाज सुनते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत घबरा गया, क्लास के बारे में पूरी तरह भूल गया। प्रोफेसर से कहा कि मेरी तबीयत खराब है और कमरे से बाहर भाग निकला। भागते भागते उनसे पूछा, क्या हुआ? क्या वह कमीना जाओ फेंग था? क्या वह फिर से तुम्हें परेशान करने आया है? तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अस्पताल में हूँ। कियाओ लीमन की आवाज बहुत कमजोर थी, हल्की सी कांप रही थी। सिटी सेंटर अस्पताल, बस आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा दिल बैठ गया, मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे लगा कि उन्हें बहुत गंभीर चोट आई है। मैंने एक टैक्सी ली और सीधे सिटी सेंटर अस्पताल की तरफ भागा। पूरे रास्ते मेरी सांसें अटकी हुई थी, मेरे दिमाग में सबसे बुरे ख्याल आ रहे थे। 20 मिनट बाद मैं दौड़ता हुआ अस्पताल के गायनेकोलॉजी स्त्री रोग विभाग में पहुंचा और गैलरी में कियाओ लीमन को देखा। वह सफेद ब्लेजर पहने एक बेंच पर बैठी थी। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और हाथ में कागज का एक टुकड़ा दबा हुआ था। उनका सिर झुका हुआ था और कंधे हल्के से कांप रहे थे। वे बहुत ही ज्यादा बेबस लग रही थी। मैं भागकर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उन्हें देखते हुए मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ लीमन? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या जाओ फेंग ने तुम पर हाथ उठाया? मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार डालूंगा। कियाओ लीमन ने मेरी तरफ ऊपर देखा। उनकी आंखें लाल थी और आंसुओं से भरी हुई थी। वह काफी देर तक बिना कुछ बोले मुझे घूरती रही।
फिर उन्होंने वह कागज का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उलझन में उसे लिया और नीचे देखा। वह एक प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थी। उस पर साफ साफ लिखा था गर्भाशय में गर्भावस्था लगभग 5 हफ्ते। मेरा दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। सब कुछ पल भर में खाली हो गया। कागज लगभग मेरे हाथ से छूट ही गया था। मेरा पूरा शरीर पत्थर बन गया। वहां बैठे बैठे मुझे इस बात को समझने में बहुत समय लगा। गर्भवती कियाओ लीमन प्रेग्नेंट है और यह बच्चा मेरा है। ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं सांस लेना ही भूल गया। मैं अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त के साथ सोया और अब वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरी माँ हमेशा क्या कहना चाहती थी। नदी के किनारे बार बार जाओगे तो जूते तो भीगेंगे ही। यह सिर्फ जूते भीगना नहीं था, मैं तो सीधे नदी में ही गिर पड़ा था। कियाओ लीमन ने मुझे पूरी तरह सन देखा तो उनकी आंखों के आंसू बह निकले। रोते हुए उनकी आवाज कांपी। लिंग चेन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह तुम्हारा बच्चा है। मैं आखिरकार होश में आया। उनकी लाल रोती हुई आंखों को देखकर लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को भींच दिया हो। इससे दर्द भी हुआ और दिल पिघल भी गया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उनके चेहरे के आंसू पोंछे और फिर मेरा दिमाग थोड़ा बहक गया। मेरी बेपरवाह आदत फिर बाहर आ गई और मेरे मुंह से अचानक निकल गया, सच में मैं तो कमाल निकला। पहली ही बार में सटीक निशाना। कियाओ लीमन फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन यह सुनते ही वह पूरी तरह जम गई। वह रोते हुए चेहरे के साथ मुझे देखने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि गुस्सा हो यहाँ से। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे एक मारा और डांटते हुए बोली, लिंग चेन, क्या तुम एक बार भी सीरियस हो सकते हो? मेरी यहाँ जान निकल रही है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उठाया। उनके बगल में बैठकर हाथ में पकड़ी टेस्ट रिपोर्ट को देखने लगा। मेरे पास एहसासों को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। मैं हैरान था, घबराया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा एक अनकही खुशी और जिम्मेदारी का बहुत बड़ा एहसास मुझे घेर रहा था। मैं 20 साल का हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है और मैं बाप बनने वाला हूँ। और बच्चे की माँ मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त है जो मुझसे 7 साल बड़ी है। अगर ये बात बाहर निकली तो लोगों के होश उड़ जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा था। सच कहूँ तो मैं अंदर से थोड़ा खुश भी था। मैंने कियाओ लीमन की तरफ देखा और सीरियस होकर पूछा, आप क्या करना चाहती हैं? कियाओ लीमन ने सिसकी ली, आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अचानक एक मजबूत फैसला आ गया। यह बच्चा, मैं इसे रखूंगी। मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, फिर हम इसे रखेंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस बार चौंकने की बारी कियाओ लीमन की थी। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। ऐसा लगा जैसे उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। वह पूरी तरह तैयार थी कि मैं उन्हें अबॉर्शन कराने को कहूंगा, सारे रिश्ते तोड़ लूंगा या उनसे बचना शुरू कर दूंगा। वे काफी देर तक चुपचाप मुझे घूरती रही। फिर उन्होंने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे मेरी हथेली पर रखा और बोली, लिंग चेन, मैं इस बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में 85 मिलियन है। यह ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे लिए घर, गाड़ी खरीदने और परिवार बसाने के लिए काफी है। मेरी बस एक शर्त है, तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, खास तौर पर अपनी माँ को। इसका जिक्र कभी मत करना। बस ऐसा नाटक करो जैसे इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। मंजूर है? मैंने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखा, फिर कियाओ लीमन की तरफ देखा, अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने कार्ड वापस उनकी हथेली में दबा दिया। सीधे उनकी आंखों में देखते हुए मैंने साफ आवाज में कहा, कियाओ लीमन, आप मुझे क्या समझती हैं? आपको लगता है कि मैं वैसा लड़का हूं जो काम होने के बाद भाग जाता है, जो किसी औरत के साथ सोए, उससे अकेले बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ दे और डरपोक की तरह उसके पैसे ले ले? कियाओ लीमन ने पूरी उलझन में मुझे देखा। फिर तुम क्या चाहते हो? सीधी सी बात है। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उनका हाथ थामा। उनकी आंखों में देखते हुए सीरियस होकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। यह बच्चा मेरा है, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी और आप भी मेरी हैं। मुझे आप भी चाहिए। कियाओ लीमन, मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कियाओ लीमन तुरंत भड़क गईं। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पूरी हैरानी से मुझे घूरने लगी। लिंग चैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे 7 साल बड़ी हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। हम शादी कैसे कर सकते हैं? अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वह गुस्से से मर ही जाएंगी। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज पूरी तरह गंभीर थी। उम्र तो बस एक नंबर है। अगर 7 साल का फर्क है तो क्या हुआ?
यांग झेनिंग और वेंग फान में 5 साल का अंतर है और वे बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा आप मेरी माँ की दोस्त हैं, मेरी सगी आंटी नहीं। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। हमसे शादी करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। और तुम्हारी माँ का क्या? कियाओ लीमन ने मुझे देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। लैन दीदी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। अगर मैं उनके बेटे के साथ रहूंगी और उसके बच्चे की माँ बनूंगी तो वह इसे कैसे स्वीकार करेंगी? वह मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगी। मैं मम्मी को संभाल लूंगा। मैंने कहा, मेरी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन वह मुझसे प्यार करती हैं और आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। जब तक हम इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, वह आखिरकार मान ही जाएंगी। और सबसे बुरी स्थिति में अगर वह नहीं भी मानती हैं, तब भी मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और इस बच्चे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कियाओ लीमन ने मुझे देखा और उनकी आंखों के आंसू अब रुक नहीं पाए। वह 38 साल की थी। मैं पूर्व पति के साथ 8 साल शादीशुदा रही। पूरे समय बच्चा होने का सपना देखती रही। हर तरीका अपनाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उन्होंने सोच लिया था कि उनकी किस्मत में कभी खुद का बच्चा नहीं होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक हादसे की वजह से वे सच में प्रेग्नेंट हो जाएंगी। वे इस बच्चे को रखना चाहती थीं, लेकिन वह इसे अकेले पालने के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। यहाँ तक कि उन्होंने लिंग चेन को चुप रखने के लिए पैसे देने का प्लान बनाया था, ताकि वह कभी उनकी या बच्चे की जिंदगी में वापस ना आए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंग चेन ऐसी बात कहेगा। यह लड़का जो उनसे 7 साल छोटा था, उनकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा था। जब वह सबसे ज्यादा घबराई हुई और बेबस थी, तब वह उनसे कह रहा था कि वह उनसे शादी करना चाहता है। वह उनका और बच्चे का ख्याल रखेगा। वह बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। आखिरकार उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। अगर आसमान भी गिर पड़े तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। कियाओ लीमन मुझसे चिपक गई, रोते रोते कांप रही थी। इतने सालों का सारा दर्द और बेबसी उस पल आंसुओं के साथ बाहर निकल आया। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने आधिकारिक तौर पर एक होने वाले पिता की भूमिका शुरू कर दी। मैं प्रेग्नेंट महिला का ख्याल रखने का बहाना बनाकर अपना सामान सीधे कियाओ लीमन के महंगे लग्जरी अपार्टमेंट में ले आया। कियाओ लीमन शुरुआत में इसके सख्त खिलाफ थी, लेकिन वह मेरी जिद के आगे टिक नहीं पाई। और सच कहूं तो प्रेग्नेंट होने के बाद से उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी और जी मिचलाने, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही थी। उन्हें अपने पास किसी की मदद की सच में जरूरत थी, इसलिए वह आखिरकार मान गई। मैंने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खाना पकाना सीखना शुरू कर दिया। हर दिन फोन पर रेसिपी देखता रहता। वह क्या खा सकती हैं, क्या बिल्कुल नहीं खा सकती। मुझे मेरी पढ़ाई से ज्यादा यह सब याद रहता था। शुरुआत में मेरे बनाए खाने में या तो नमक बहुत ज्यादा होता था या चीनी बहुत ज्यादा, खाने लायक बिल्कुल नहीं होता था। कियाओ लीमन एक निवाला लेती और तुरंत उल्टी कर देती। उन्हें उल्टी करते हुए इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बहुत ज्यादा ग्लानि, गिल्ट महसूस होती थी। मैं चुपके से किचन में जाकर अपना बनाया सारा खाना फेंक देता और हताशा में मेरी आंखों में आंसू आ जाते। कियाओ लीमन मुझे देखती, पास आकर मुझे पीछे से गले लगा लेती और धीरे से कहती, कोई बात नहीं, आराम से सीखो, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद मैंने हाउसकीपर बाई के साथ रहकर खाना पकाना सीखा। आधे महीने की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मैंने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कुछ अच्छे डिश बनाए। जब कियाओ लीमन ने मेरा बनाया खाना खाया तो उनकी आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने कहा कि मेरा खाना हाउसकीपर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उनके खाने पीने का ख्याल रखने के अलावा मैं हर दिन उनके साथ टहलने जाता, उन्हें चुटकुले सुनाता, बस उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। जब भी उनका जी मिचलाता मैं उनके पेट की मालिश करता, पानी पिलाता, रात रात भर उनके साथ जागता और मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं होती थी। मुझे अपने लिए इतनी भागदौड़ करते देखकर कियाओ लीमन की नजरें दिन ब दिन नरम होती गई। मेरे प्रति उनका नजरिया पूरी तरह बदल रहा था। वह पहले की तरह ठंडी और दूर दूर नहीं रहती थी, बल्कि वे थोड़ी जिद्दी होने लगी थी। काम के तनाव के बारे में मुझसे बातें शेयर करती थी। वे मेरी छाती से टेक लगा लेती और हम सपने देखते कि बच्चा होने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। हमारा रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। भले ही हमने अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया था, हम लगभग एक शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे थे। बेशक मेरी माँ को इस सब के बारे में कोई खबर नहीं थी। मैंने मम्मी से कहा था कि मैंने कुछ क्लासमेट्स के साथ बाहर एक कमरा किराए पर लिया है। कहा कि पढ़ाई के लिए यह बेहतर है। मेरी माँ ने बिना सोचे मान लिया। बस
जब भी वह मुझे फोन करती तो कहती कि जाकर क्याओ लीमन का हाल चाल ले आऊं। कहती कि वह अकेली हैं, उनका ख्याल रखूं। मैं हमेशा हंसकर हाँ कह देता और मन ही मन मुस्कुराता। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहा हूँ। यहाँ तक कि आपके लिए एक पोता भी आने वाला है। समय बीतता गया। देखते ही देखते कियाओ लीमन लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। उनका पेट हल्का सा बाहर दिखने लगा था, उल्टी होना कम हो गया था और उनका चेहरा खिलने लगा था। उनके चेहरे पर एक सौम्य चमकदार मां बनने वाला निखार आ गया था। मैं उनके प्यार में और गहरा गिरता जा रहा था। जब मुझे लगा कि हमारी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चलती रहेगी, तभी मुसीबत हमारे सामने आ खड़ी हुई। मैं कियाओ लीमन के साथ मॉल में प्रेगनेंसी के कपड़े खरीदने गया था। जैसे ही हम बच्चों के सेक्शन में पहुंचे, हमारी सीधी टक्कर दो लोगों से हुई, सुचिन और वांग हाओ। सुचिन की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गई। फिर उसकी नजर मेरे बगल में खड़ी कियाओ लीमन पर पड़ी। कियाओ लीमन एक ढीली प्रेगनेंसी ड्रेस पहने हुई थी, बाल खुले थे और उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा था। प्रेग्नेंट होने के बावजूद वे बेहद शांत और क्लासी लग रही थी। उनका अंदाज सुचिन जैसी लड़की से कोसों आगे था। सुचिन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने क्याओ लीमन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुझे देखा और चेहरे पे एक तंजिया ताने मारने वाली मुस्कान लाते हुए बोली, लिंग चेन, मैं सोच ही रही थी कि मेरे ब्रेकअप करने के बाद तुम जरा भी दुखी क्यों नहीं हुए। पता चला कि तुमने अपने लिए एक शुगर मम्मा अमीर बड़ी औरत ढूंढ ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम औरत के टुकड़ों पर पलने वाले इंसान निकलोगे। वांग हाओ भी टहलता हुआ आया। सुचिन की कमर में हाथ डाला और घृणा से मुझे देखने लगा। अरे छोटे, तेरी यह अमीर आंटी तेरा ख्याल कैसा रख रही है? कहे तो तुझे कुछ और अमीर औरतें ढूंढ दूं। गारंटी देता हूं कि उनके पास इस बूढ़ी औरत से ज्यादा कैश होगा। जैसे ही उसने यह कहा, कियाओ लीमन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं उनसे बहस करने ही वाला था, लेकिन उन्हें बूढ़ी औरत कहते ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी मुट्ठियां बिंच गईं और उंगलियां चटकने लगी। मैं उन पर झपटने ही वाला था कि कियाओ लीमन मेरे आगे आ गईं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे अपने पीछे छुपाया और तुरंत एक बड़ी बॉस वाला रौब दिखाया। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च कर रही हूं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कियाओ लीमन की आवाज में एक कड़क और भारी अधिकार था। और तुम वही एक्स गर्लफ्रेंड होना जिसने इसे छोड़ा था। सुचिन उनके रौब से थोड़ी पीछे हटी, लेकिन फिर भी अपनी गर्दन मटकाते हुए बोली, तो क्या हुआ? एक कौड़ीहीन नाकारा ब्रोक लूजर है। औरतों के पैसों पर पलना ही इसे आता है। कौड़ीहीन नाकारा। कियाओ लीमन जोर से हंस पड़ी। उन्होंने सुचिन को ऊपर से नीचे देखा। उनकी आंखों में घृणा भरी थी। मेरा चेन चेन जवान है, हैंडसम है, उसमें संस्कार है, जिम्मेदारी लेना जानता है। इस चिपचिपे पाउडर पोते हुए लूजर से 100 गुना बेहतर है, जो सिर्फ अपने बाप के पैसों पर उड़ना जानता है। तुम्हें लगता है कि यह गरीब है? कियाओ लीमन ने हाथ उठाकर पूरे मॉल की तरफ इशारा किया और बेपरवाही से कहा, यह पूरा मॉल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी कंपनी पार्टनर है। मैंने इस पूरे तीसरे फ्लोर के बेबी सेक्शन को फंड किया है। मेरी कंपनी की वैल्यू 1 अरब 1 बिलियन है और यह जो तुम्हारे बगल में खड़ा है, इसके पूरे खानदान की जायदाद मेरी जेब खर्च के बराबर भी नहीं होगी। तुम्हें क्या हक है मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब कहने का? जैसे ही उन्होंने यह बम फोड़ा, चिन और वांग हाओ दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। वांग हाओ का परिवार सिर्फ एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता था जिसकी कीमत शायद कुछ करोड़ होगी। कियाओ लीमन जैसी अरबपति बॉस के सामने वह तिनके के बराबर था। उसका सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। कियाओ लीमन ने उन्हें देखा और ठंडक से जोड़ा, और रही बात, तुमने मुझे बूढ़ी औरत कहा। मैं 30 साल की हूँ। मैंने यह पूरा साम्राज्य खुद के दम पर खड़ा किया है। मेरे पास गाड़ियां हैं, घर हैं, मेरी खुद की कंपनी है। जो मर्द मेरे साथ रहना चाहते हैं, उनकी लाइन इस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक लग सकती है। और तुम अभी 20 से 21 साल की हो, खुद मेहनत करने का एक विचार तक नहीं है दिमाग में। बस किसी अमीर लड़के को पटाकर उसकी शो पीस बनने के सपने देख रही हो। तुम्हारी क्या औकात है मेरा मजाक उड़ाने की? सुचिन का चेहरा लाल पीला हो गया। वह वहां खड़ी पूरी तरह कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। आसपास के सभी शॉपिंग करने वाले लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। उनकी तरफ उंगलियां उठाकर फुसफुसा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मेरी माँ का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द, गुस्सा और सदमा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह कभी कियाओ लीमन के बड़े हुए पेट को देखती तो कभी मेरे नाइट सूट को, जिस इंसान को वह दुनिया में सबसे ज्यादा मानती थी।
उनकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त और उनका खुद का बेटा, दोनों ने मिलकर उनसे इतना बड़ा सच छुपाया था। लैनचिन, कियाओ लीमन की आवाज कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ। समझा सकती हो? मेरी माँ की आवाज फट पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे गुस्से और दर्द से चिल्ला उठी। तुम मुझे क्या समझाओगी लीमन? कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे 20 साल के बेटे के साथ सो रही थी, कि तुम मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन जैसी दोस्त थी। मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और तुमने मेरे ही बेटे के साथ ऐसा किया। मम्मी, इसमें लीमन की कोई गलती नहीं है। मैं तुरंत आगे बढ़ा और अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह पूरी मेरी गलती थी। मैंने ही शुरुआत की थी। लीमन ने तो मुझे कई बार भगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही उनके पीछे पड़ा रहा। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर कीजिए, लीमन को कुछ मत कहिए। मेरी माँ ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मेरा चेहरा एक तरफ घूम गया और गाल लाल हो गया। तुम चुप रहो, मेरी माँ चीख पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिंगचेन, तुम में जरा सी भी अक्ल या शर्म बची है? यह तुम्हारी आंटी हैं, तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हैं। तुम दोनों में 11 साल का अंतर है। तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हारी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है और तुम बाप बनने वाले हो। तुमने मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी। अगर यह बात बाहर निकली तो मैं समाज में लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? कियाओ लीमन ने जब देखा कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है तो वह रोते हुए आगे आई और मेरे आगे खड़ी हो गई। लैनचिन, मारना है तो मुझे मारो, गलती मेरी भी है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन मैं सच में लिंगचेन से प्यार करती हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। प्लीज लिंगचेन पर गुस्सा मत करो। मेरी माँ ने कियाओ लीमन को देखा। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए हंस पड़ी। प्यार करती हो लीमन? तुम 38 साल की हो, एक समझदार बिजनेस वुमन हो। तुम एक 20 साल के बच्चे के प्यार में पड़ गई। तुम्हें क्या लगता है कि यह रिश्ता चलेगा? जब यह बड़ा होगा, जब इसकी उम्र बढ़ेगी, तब यह तुम्हें छोड़ देगा। और तुम दोनों ने मुझसे छुपाकर यह सब किया। तुमने मुझे एक बेवकूफ बनाकर रख दिया। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते थे मम्मी। मैंने लाल गाल के साथ अपनी माँ की आंखों में देखते हुए सीधे कहा, हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूं कि हमारी उम्र में फर्क है, लेकिन मैं लीमन के लिए और अपने बच्चे के लिए पूरी तरह सीरियस हूं। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं लीमन से शादी करूंगा और इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। शादी? मेरी माँ ने एक कड़वी हंसी हंसी। तुम शादी करोगे? किस चीज से शादी करोगे? तुम्हारे पास अपना खुद का घर है, गाड़ी है, नौकरी है। तुम अभी भी मेरे पैसों पर पल रहे हो और तुम इस अमीर औरत से शादी करके जिम्मेदारी उठाने की बातें कर रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ की बातें सीधी दिल पर तीर की तरह लगी, लेकिन मुझे पता था कि वह गुस्से और सदमे में बोल रही थी। मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में एक भयानक ठंडक आ गई। उन्होंने कियाओ लीमन की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, लीमन, अगर तुम आज भी मुझे अपनी दोस्त मानती हो तो इस बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन करा लो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं नाटक करूंगी कि यह कभी हुआ ही नहीं। नहीं, मैंने और लीमन ने एक साथ चीख कर कहा। कियाओ लीमन ने अपने पेट को दोनों हाथों से ढक लिया। चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने रोते हुए सिर हिलाया। लैनचिन, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं यह बच्चा नहीं गिरा सकती। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी उम्र में यह मेरा पहला और आखिरी मौका हो सकता है। अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे यह बच्चा रख लेने दो। मेरी माँ ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें पूरी तरह कठोर हो चुकी थी। ठीक है, अगर तुम बच्चा रखना चाहती हो तो रखो, लेकिन लिंगचेन का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। और जहां तक हमारी दोस्ती की बात है, वह आज यही खत्म होती है। यह कहकर मेरी माँ मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मम्मी, मैं उनके पीछे भागा और उनका हाथ पकड़ लिया। मेरी माँ ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। लिंगचेन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो अभी मेरे साथ घर चलो, उस औरत को भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो, या फिर आज ही मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर लो। अगर तुम उस घर में रुके तो आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे।